तो अगर हमसे पूछता है कि अधिशोषण समतापी क्या है, तो अधिशोषण समतापी में हम यही बात बताते हैं कि अधिशोषण समतापी एक प्रकार का संबंध है। और ये संबंध कब ज्ञात किया जाता है? जब अधिशोषण के दौरान हम ताप को स्थिर कर देते हैं, अर्थात एक ऐसी अधिशोषण प्रक्रिया जिसमें ताप में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होने देना है। उस समय अगर अधिशोषण पर हम दाब के इफेक्ट को पता करें, प्रेशर के प्रभाव को, प्रेशर के इफेक्ट को देखें, तो अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य जो संबंध बनता है, उस संबंध को कहते हैं हम अधिशोषण समतापी। मैंने लिख भी रखा है, क्या लिख रखा है? कहता है एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप का मतलब है अब हमें टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना है, पर अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा को लिखा गया है x/m से। इसको भी पता करेंगे अधिशोषित गैस की मात्रा को x/m क्यों लिखा गया है। इस निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा साम्यावस्था पर दाब के मध्य जो संबंध आपको प्राप्त होता है, उस संबंध को ही कहते हैं अधिशोषण समतापी। तो अगर कभी अधिशोषण समतापी की बात पूछता भी है तो हम लोगों को बस मात्र एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कभी अधिशोषण प्रक्रिया में टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, इस दौरान अधिशोषण पर प्रेशर का जो इफेक्ट पड़ता है, तो अधिशोषण और प्रेशर के बीच के संबंध को ही हम कहते हैं अधिशोषण समतापी। इसको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी कहते हैं। फिर इसके बाद मैंने क्या देखो लिखा, पूछता है कभी कभी कि जहां x/m क्या है, तो मैंने बताया x/m है अधिशोषक के एकांक आयतन पर, या ऐसे लिख देते हैं अधिशोषक के एकांक द्रव्यमान पर, यह ज्यादा बेटर रहेगा। अधिशोषण के एकांक द्रव्यमान में अधिशोषित गैस की मात्रा, अर्थात पूछेगा m क्या है, अधिशोषक का द्रव्यमान है, पूछेगा x क्या है, गैस की वह मात्रा है जो m द्रव्यमान के अधिशोषक की सतह पर क्या हो गई है, चिपक गई है। जैसे मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास अधिशोषक की मात्रा 10 ग्राम है, 10 ग्राम का अधिशोषक है। अगर कोई पूछता है इसमें से 2 ग्राम गैस चिपक गई है, तो बेटा ये जो 2 ग्राम वैल्यू है ये है x की, और कितने ग्राम अधिशोषक लिया था आपने, 10 ग्राम, तो ये वैल्यू है उसकी m की। क्योंकि जो अधिशोषण प्रक्रिया है वो केवल अधिशोष्य की मात्रा पर ही डिपेंड नहीं करता, अधिशोषक की मात्रा पर भी डिपेंड करता है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अधिशोषक की सतह पर चिपकी हुई गैस की मात्रा कितनी है, स्मॉल x, और अधिशोषक की मात्रा कितनी है, स्मॉल m। और दूसरा कहता है P क्या है, तो मैं क्या बोलता हूं, अधिशोषण की साम्यावस्था पर दाब की मात्रा। या आप इसको ऐसे भी ध्यान रखते हो कि अधिशोषण के दौरान गैस पर आपने जितना दाब आरोपित किया है वो गैस की अमाउंट है। आगे फिर मैंने लिखा है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी क्या, फ्रेंडलिक एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने अधिशोषण प्रक्रिया में स्थिर ताप पर दाब और अधिशोषित हुई गैस की मात्रा के मध्य संबंध ज्ञात किया था, फॉर्मूला जनरेट किया था, समीकरण बनाया था कि आखिर क्या संबंध होता है अधिशोषित हुई गैस की मात्रा और दाब के मध्य। तो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं आपको। क्या लिखता है, कहता है किसी निश्चित ताप पर गैस किसी निश्चित ताप पर दाब के साथ अधिशोषण द्वारा किसी अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा, कहता है जब आप निश्चित टेम्परेचर निश्चित कर देते हो, फिक्स कर देते हो, और फिर आप दाब को चेंज करते हो, तो जब दाब को चेंज करते हो तो अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा भी चेंज होती है। दाब चेंज किया, अधिशोषित गैस की मात्रा चेंज हुई, और इसको सबसे पहले पहचाना था फ्रेंडलिक ने। इस बात को उसने घटना को देखते हुए कि प्रेशर के हिसाब से अधिशोषित गैस की मात्रा कब चेंज होती है, कितनी ज्यादा चेंज होती है, इसको फ्रेंडलिक ने पहचाना था। और उसने लास्ट में उसने ये भी बताया कि फ्रेंडलिक ने इसके लिए एक मूलानुपाती समीकरण प्रस्तुत किया है, एक इक्वेशन भी बनाकर तैयार की, एक रिलेशन भी बनाकर तैयार किया, जिसे हम फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण कहते हैं। तो मैं इक्वेशन देख लेता हूं, क्या इक्वेशन बनाई। तो उन्होंने बेटा इक्वेशन बनाई थी x/m इज इक्वल टू k p⁻1/n, ये फॉर्मूला था। अभी पूछेगा इनमें सबसे वैल्यू, ये किसकी मात्रा है, हम कहेंगे ये उस गैस की अमाउंट है जो अधिशोषक की सतह पर क्या हो गई है, चिपक गई है। पूछेगा m क्या है, ये अधिशोषक की मात्रा है। पूछेगा k क्या है, हम कहेंगे नियतांक है। पूछेगा 1/n या n क्या है, हम बताएंगे ये भी नियतांक है। और p अगर पूछता है तो मैं बताऊंगा ये किसकी मात्रा है, दाब की मात्रा। अब इस प्रकार का इक्वेशन हमको सबसे पहले फ्रेंडलिक ने दिया था। अब इस इक्वेशन की सहायता से अब हम एक ग्राफ खींचेंगे, किसके बीच ग्राफ खींचेंगे, x/m के बीच और प्रेशर के बीच, क्योंकि हम लोगों को टेम्परेचर तो हमेशा फिक्स रखना है, टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं होने देना है।
तो हम लोगों को अगर ग्राफ खींचना भी है तो हम लोगों को दाब के मध्य ग्राफ खींचना है और अधिशोषण की मात्रा के मध्य, कि दाब के साथ अधिशोषण कम होता है या बढ़ता है, तो इसका ग्राफ खींचना है। तो बेटा देखो मैं यहां ग्राफ खींच करके दिखाता हूं। अगर बेटा ग्राफ को ड्रॉ करें तो इसमें से हमें दो वैल्यू रखनी पड़ेंगी, एक तो एक अक्ष पर, एक्स अक्ष पर एक वैल्यू को और एक वैल्यू को वाई अक्ष पर। क्योंकि मैं क्या सोचता हूं, यह है अधिशोषण की मात्रा और यह है अधिशोषण का दाब। और सभी इस बात को जानते हैं कि आपने इस इफेक्ट को पढ़ा था कि भौतिक अधिशोषण में जब भी गैस का दाब आरोपित किया जाता है या दाब बढ़ाया जाता है, अधिशोषण की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे पता क्या चलता है, अधिशोषण की मात्रा डिपेंड करती है दाब पर, क्योंकि दाब पर डिपेंड करती है, इसलिए दाब को कहां रखा जाए, एक्स अक्ष पर, और अधिशोषण की मात्रा को कहां रखा जाए, वाई अक्ष पर। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर दूं, क्योंकि अधिशोषण की मात्रा दाब पर डिपेंड करती है, दाब को एक्स अक्ष पे रखा जाएगा और अधिशोषण की मात्रा को कौन से अक्ष पे रखा जाएगा, वाई अक्ष पे। जब भी किसी इक्वेशन में आपको दो राशियां मिलती हैं, आप सबसे पहले इस बात का अंदाजा लगाते हो, पता करते हो कि कौन सी राशि स्वतंत्र है और कौन सी राशि परतंत्र है। क्योंकि मैं क्या देखता हूं, देखो इसको कैसे समझते हैं, मैं क्या समझता हूं, x बाई एम की जो वैल्यू है, अर्थात अधिशोषित हुई गैस की जो मात्रा है, अधिशोषक की सतह पर चिपकी हुई गैस की जो मात्रा है, वो किस पर डिपेंड करती थी, प्रेशर पर। क्योंकि प्रेशर पर डिपेंड करती थी, प्रेशर स्वतंत्र था, मैंने कौन से अक्ष पे रख दिया, एक्स अक्ष पे। और x बाई एम की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती थी प्रेशर पर, इसलिए मैंने x बाई एम की वैल्यू को कहां रखा, y अक्ष पर। यह हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि अगर कभी भी आपको दो राशियों के बीच ग्राफ खींचना है तो आप सबसे पहली बात यह पता करो कि कौन सी राशि स्वतंत्र है। जो राशि स्वतंत्र है उसको कहां रखेंगे, x अक्ष पे, और दूसरी राशि जो पहली राशि पे डिपेंड करेगी उस दूसरी राशि को हम रखेंगे y अक्ष पे। और मैंने साथ में इधर के लिए एरो भी बना रखा है, ये एरो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि आगे की ओर जाने पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और मैंने एक एरो यहां ऊपर की ओर, इधर की ओर बना दिया है कि ऊपर की ओर जब जाएंगे हम लोग तो x बाई एम अर्थात अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फिर बेटा जब मैंने इसके हिसाब से ग्राफ को ड्रॉ करके देखा, अब पूछो सर जी ग्राफ कैसे ड्रा किया, ये बेटा एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल का मतलब है किसी गैस को लिया गया होगा और उस पर प्रेशर को बार बार घटा और बढ़ाकर अधिशोषण की मात्रा को चेक किया गया होगा, और जब अधिशोषण की मात्रा डिफरेंट टाइप के प्रेशर पर जब निकली होगी तब ये ग्राफ खींचा गया होगा। अब क्योंकि हम लोगों के पास तो हम लोग केवल इसको क्या है, थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए ना तो मेरे पास इस समय गैस अवेलेबल है, ना मेरे पास अधिशोषक अवेलेबल है, ना कोई प्रेशर का इफेक्ट अवेलेबल है। तो जब फ्रेंडलिक ने इस इक्वेशन के थ्रू ग्राफ को ड्रॉ किया तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिला। बेटा मैं ग्राफ को बनाता हूं, ये ग्राफ मिला कुछ इस प्रकार का। अब ये ग्राफ पर मैं अगर देखता हूं तो ग्राफ हमारा मेनली अगर देखें इस टाइप का जो ग्राफ मिला, ये तीन भागों में डिवाइडेड है मेरे हिसाब से। देखो क्या भाग मिला, सबसे पहला भाग जो यहां से यहां तक का है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये फर्स्ट पार्ट है। अगर मैं इस पार्ट को ए नाम दे दूं, अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा ग्राफ देखने पर ये वाला पार्ट कैसा नजर आ रहा, आप बताओगे एक सरल रेखा दिख रही है, नहीं सरल रेखा दिख रही है। और सरल रेखा किस टर्न में दिख रही है, किस वे में दिख रही है, तो आप बताओगे इस एक ऐसे वे में दिख रही है, ये सरल रेखा में चलने पर P की भी वैल्यू बढ़ रही है और x बाई एम की भी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक बार दोबारा से इस बात को रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस ग्राफ को समझ पाना, कि इस ग्राफ में अगर मैं एक डिस्टेंस को कवर करता हूं, ये इतना भाग पार्ट में देखता हूं, तो इस पार्ट से देखने को क्या मिलता है। देखो इस ग्राफ में जब भी आप किसी पॉइंट पर चलोगे, यहां पॉइंट पर थे, इस पॉइंट पर पहुंचे तो आपने देखो आपका पॉइंट एक्स अक्ष में भी चला है और आपका जो पॉइंट इसने वाई अक्ष में भी दूरी कवर की है। आप यहां से यहां तक आप जब जाओगे, आपने देखा ए वाला हिस्सा इसने P पर भी कुछ डिस्टेंस कवर की है और x बाई एम की वैल्यू पर भी कुछ डिस्टेंस कवर की है। अभी कहोगे सर जी इसके बाद वाला पार्ट, तो बेटा सेकंड पार्ट मैं यहां से यहां का मानता हूं, इस पार्ट को क्या देखते हो, बी। तभी बच्चों के दिमाग में आता है सर जी उस पार्ट को भी तो आप देखो, इसमें भी तो बी की डिस्टेंस कवर करने पर P की भी वैल्यू बढ़ रही है और x बाई एम की भी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन अभी एक बात सोचने वाली बात है,
यहां से यहां तक जब P की वैल्यू बढ़ रही थी और x/m की वैल्यू बढ़ रही थी, वो एक सरल रेखा थी। अब जब आप B वाली डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करते हो, आप देखते हो ये एक प्रकार का क्या है, वक्र है, कर्व है। तो ये वाली डिस्टेंस कैसी है, घुमाव है। अभी मैं लास्ट पे चलता हूं। इस B के बाद वाली अगर वक्र को मैं देखूं, इस कर्व को देखूं, तो मैं क्या देखता हूं कि बेटा ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन है और मैंने इस ग्राफ के भाग को क्या डाल रखा है, C। अच्छा, इस लास्ट वाले C वाले भाग पर मैं एक बात देख पा रहा हूं, क्योंकि C वाला भाग यहां से मिलना स्टार्ट हुआ है, इतने प्रेशर के बाद मिलना स्टार्ट हुआ है, प्रेशर की इस अमाउंट के बाद C वाला भाग। इसके बाद बेटा आप देखिए प्रेशर तो बढ़ रहा है लगातार, लेकिन अगर मैं चेक करूं कि क्या x/m की वैल्यू में वृद्धि हो रही है, आप तुरंत कहोगे नहीं सर जी x/m की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है, बिकॉज x/m की वैल्यू इस पॉइंट पर आके क्या हो गई है, फिक्स हो गई। जैसे C की स्टार्टिंग हुई x/m की वैल्यू फिक्स हो गई, लेकिन आप प्रेशर लगातार क्या करते चले जा रहे हैं, इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। मैं अगर आप सभी से एक बात पूछूं कि बेटा ये बताओ, इस पोजीशन के बाद x/m की वैल्यू फिक्स है, ये कम दाब पर स्थिति है कि उच्च दाब पर बताई गई स्थिति है? तो कहोगे सर जी यहां शुरुआत में तो दाब कम हो रहा होगा, फिर आपने प्रेशर बढ़ाया 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 बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते इस गर्भ की पोजीशन पे पहुंचे हो। अब इसके बाद तो मेरे ख्याल से आपने दाब में तो काफी ज्यादा वृद्धि कर रखी है। तो C वाला जो ग्राफ का भाग है वो उच्च दाब पर है। इस ग्राफ को देखकर भी मैं पूरे पार्ट की विशेषता ही नहीं बताता हूं, मैं केवल इस पार्ट की विशेषता बताता हूं कि ये C वाला पार्ट क्या है। C वाला पार्ट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप अगर अधिशोषण के दौरान प्रेशर की वैल्यू बहुत अधिक बढ़ा देते हो, तो मैं क्या बोलता हूं, प्रेशर की वैल्यू बहुत अधिक बढ़ा देने पर ग्राफ सीधा हो गया। प्रेशर तो आपने बहुत उच्च कर दिया, हाई कर दिया, लेकिन क्या हाई प्रेशर पर अधिशोषण की मात्रा में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। तो अगर कोई हमसे पूछेगा भी क्या कि अगर मैं इस दौरान प्रेशर को बढ़ा देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। कहेंगे क्या उच्च दाब पर अगर प्रेशर को हाई कर दिया जाए, क्या x/m अर्थात अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो आप बताओगे नहीं, प्रेशर की एक निश्चित अवस्था तक तो अधिशोषण की मात्रा पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक हाई प्रेशर पर अगर आप अधिशोषण की प्रक्रिया को पूर्ण करवाते हो तो फिर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट पड़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। प्रेशर का इफेक्ट कब हम मानते? जब C वाला ग्राफ या तो ऊपर गया होता या तो नीचे। C वाला ग्राफ तो मैं क्या देखता हूं, एक स्ट्रेट लाइन है, अर्थात उस हिसाब से अगर देखा जाए तो y अक्ष पर रखी हुई वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो अगर मैं कभी भी पूछूंगा कि इस C वाले पार्ट का क्या रोल है, तो आप बताओगे C वाला पार्ट जो ग्राफ का है ये उच्च दाब पर खींचा गया है। अब कहोगे सर जी उच्च दाब क्यों है, ये हाई प्रेशर क्यों है? तो बेटा जरा ध्यान देने वाली बात है, A से B कंडीशन के बीच की ये कंडीशन है। अभी आपने क्या कहा था कि लेफ्ट टू राइट जब भी जाएंगे यहां प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और बेटा जब मैं यहां से गया तो मैं पहली पोजीशन यहां पर प्रेशर पर आया, यहां प्रेशर कम था, और आगे जाएंगे और प्रेशर और प्रेशर और प्रेशर और प्रेशर, और एक समय पीक, इसके बाद जाने लगेंगे तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई। तो पहली बात मैं लिखूंगा कि हाई प्रेशर पर जो फ्रेंडलिक इक्वेशन है वो किस तरह से हम लोगों को गैसों का नेचर बताता है। तो गैसों का नेचर पहचानना आसान है, मैं आप ही से पूछ लेता हूं। अच्छा बताओ, क्या उच्च दाब की स्थिति में अर्थात ग्राफ के C वाले भाग पर दाब की वृद्धि का अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। अच्छा क्यों नहीं पड़ता है, समझ गए होगे, क्योंकि ग्राफ y अक्ष में फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, वहां पर क्या केवल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ की पहली कंडीशन उच्च दाब पर। तो अगर मैं ग्राफ की पहली कंडीशन को अगर पढ़ूं, एक तो सबसे पहली बात है फ्रेंडलिक इक्वेशन, आपको पता होना चाहिए फ्रेंडलिक इक्वेशन है क्या, मैंने वो लिख दिया। अब मैं फर्स्ट कंडीशन को बताऊंगा कि अधिशोषण उच्च दाब पर कैसा होता है, उच्च दाब पर। तो बेटा हम ऐसा लिखें कि उच्च दाब पर अधिशोषण की दाब पर अधिशोषण की मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं क्या लिखूंगा, यदि अधिशोषण उच्च दाब पर संपन्न होता है, पर संपन्न होता है,
उच्च दाब पर संपन्न होता है तो इस स्थिति में अधिशोषण की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सबसे पहली कंडीशन पर तो ये बात हो गई कि अगर आप हाई प्रेशर पर अधिशोषण को करवाते हो तो दाब का फिर अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अच्छा, एक प्रभाव नहीं पड़ता तो इस इक्वेशन को कर कैसे सकते हैं? उस सिचुएशन पे ये इक्वेशन कैसे बिहेवियर करेगी? तो बेटा उस सिचुएशन पे इक्वेशन बिहेवियर करेगी x बाई एम इज इक्वल टू पी के इंटू पी टू दी पावर 0। अब कोई कहेगा ये इक्वेशन क्यों डिपेंड करती है? देखो अब मैं बताता हूं। अच्छा ये बताओ, प्रेशर का क्या इफेक्ट x बाई एम की वैल्यू पर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो मैंने ग्राफ के इक्वेशन को भी चेंज किया। अभी ध्यान देने वाली बात है, प्रेशर की वैल्यू कुछ भी रख दो आप यहां। मैं अगर 1 atm रख देता हूं प्रेशर की वैल्यू, तो भी x बाई एम की वैल्यू किसके बराबर आएगी? k। अगर मैं प्रेशर की वैल्यू 2 रख देता हूं तो भी x बाई एम की वैल्यू कितनी आएगी? k। मतलब x बाई एम की वैल्यू अभी चेंज नहीं हो रही। मैं प्रेशर की वैल्यू 3 रख दूंगा तो भी x बाई एम की वैल्यू कितनी आएगी? k आएगी। अर्थात मैं प्रेशर की वैल्यू कुछ भी कर देता हूं, प्रेशर कितना भी बढ़ा देता हूं, उस सिचुएशन पर x बाई एम की वैल्यू हमेशा के लिए कैसी हो गई? फिक्स हो गई है। ना तो ये वैल्यू बढ़ रही है ना तो ये वैल्यू घट रही है। ये वाली बात समझ में आई बेटा? ये वाली p टू दी पावर 0 वाली। अर्थात यहां पर बेटा 1 बाई एन की वैल्यू कितनी रखी गई है? 0 रखी गई है। तो मैं लिख भी देता हूं यहां इस स्थिति में 1 बाई एन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन सभी को यह ध्यान रखना है, ये वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा? जब प्रेशर कैसा होगा? उच्च होगा, अधिक होगा प्रेशर। तो ये वाली वैल्यू 0 का अर्थ समझ में आया? 0 क्यों बनाया गया? 0 का मतलब है आप प्रेशर की वैल्यू अभी आप कुछ भी रख सकते हो। 1 बाई एन की वैल्यू जैसे ही आप 0 रखोगे, आप प्रेशर की कोई भी वैल्यू वहां दे सकते हो, लेकिन x बाई एम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो मैं इस बात को भी दिखा दूं कि ये वाला पूरा भाग किस भाग की ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है? सी वाले भाग को रिप्रेजेंट करता है। अब सेकंड भाग पर चलते हैं। सेकंड भाग पर क्या होता है? या तो हम मध्यम प्रेशर पर ले लें, क्योंकि इतने के बीच यहां प्रेशर लो था, यहां प्रेशर मध्यम था, और यहां प्रेशर कैसा हो गया? अधिक हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि जब दाब निम्न होता है, कम होता है, उस समय का ग्राफ किस फॉर्मूले द्वारा आप बना सकते हो। तो मैं क्या लिखूंगा? नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं निम्न दाब पर। पहले तो इसको समझते हैं, निम्न दाब पर। अच्छा, निम्न दाब पर अगर इस बात को वैल्यू को हम लोग ढूंढना भी स्टार्ट करें, देखो यहां से यहां तक की बात करें। अच्छा बेटा ये ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इस बात को ध्यान भी दोगे, देखो अगर थोड़ा बहुत मैथ वगैरह पढ़े रखे हो, बायो पढ़ रखा है तो भाई मैं ज़्यादा नहीं कहता हूं, लेकिन अगर मैथ थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आप लोगों ने एक रेखा का समीकरण सुना होगा, लाइन का इक्वेशन सुना होगा, y बराबर m इंटू एक्स। हालांकि लाइन का एक इक्वेशन और था, y बराबर एम एक्स प्लस सी, लेकिन आपने रेखा का एक समीकरण विशेष रूप से पढ़ रखा था, y इज इक्वल टू mx। अगर मैं बताऊं ये कौन सी रेखा का समीकरण है, तो कहोगे मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का। अभी चेक करते हैं क्या हमारा ग्राफ मूल बिंदु से होकर जा रहा है, जिस भाग को हम पढ़ रहे हैं। निम्न दाब का मतलब है, देखो ये वाला भाग उच्च दाब को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला भाग मध्यम दाब को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला भाग निम्न दाब को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग किस भाग को पढ़ रहे हैं? निम्न। मतलब हम लोग ये वाला ए वाला भाग पढ़ रहे हैं, इतना भाग। तो इतना वाला भाग अगर स्टार्ट करें तो y बराबर mx से मैच करता है, अर्थात ये वाली लाइन सीधी भी और मूल बिंदु से भी होके जा रही। मैं क्या सोचता हूं ऐसी सिचुएशन पे, y अक्ष पर भी एकल घात है और x अक्ष पर भी घात कितनी है? एकल है, सिंगल पावर है। इसका अर्थ यही तो होता है कि y की भी घात इसमें से एक थी और इसमें से x की भी घात कितनी है? एक है। और ये रेखा का समीकरण है, कहां से होकर जाने वाली? मूल बिंदु से। अच्छा इसको छोड़ते हैं, हमारा इक्वेशन क्या था पहले इसको देखते हैं। हमारा इक्वेशन था x बाई एम
इज इक्वल टू के इंटू पी टू दी पावर 1/n। अभी सोचने वाली बात है, अगर निम्न दाब पर रेखा का इक्वेशन, निम्न दाब पर अधिशोषण के लिए इक्वेशन ये है, और निम्न दाब पर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इक्वेशन आया है वो एक रेखा का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें पता है y इज इक्वल टू mx। तो मैं क्या सोचता हूं, y की जगह पर किसको यूज किया कर सकते हैं, x/m को। प्रवणता की जगह पर किसको यूज कर सकते हैं, k को। और बेटा x की जगह पर किसको यूज कर सकते हैं, p को। तो बेटा 1/n की जगह किसको यूज कर सकते हैं, 1 को। तो मैं क्या सोचता हूं, इस ग्राफ में अगर मैं इक्वेशंस के हिसाब से देखूं, ग्राफ की बनावट को देखूं, तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए। सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, बस एक चीज थोड़ा सा बदल जानी चाहिए कि ग्राफ हो जाना चाहिए x/m इज इक्वल टू के इंटू पी टू दी पावर 1 का। ये तो ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सरल रेखा का इक्वेशन था, और सरल रेखा के इक्वेशन में y की भी पावर 1 होती है और x की भी पावर 1 है। y इज इक्वल टू mx में y टू दी पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है। लेकिन जो हम इक्वेशन देख रहे थे, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो इसमें भी तो बेटा x की वैल्यू क्या है, p। x की जगह p ही तो है, इसकी भी पावर 1/n ना होकर कितनी होनी चाहिए, 1। या आप तो ऐसा भी समझ सकते हो, जहां ये कब बनाया गया है, यदि या जब, इसको ऐसे लिखते हैं, जब आपने 1/n की वैल्यू को कितना रखा है, 1, तब ये इक्वेशन बनकर तैयार हुआ है। तो अब इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। इस पर जैसे कोई बच्चा कहता है सर जी ये वाली ग्राफ बन तो गया, हम समझ भी गए इस बात को, लेकिन हम जानेंगे कैसे कि ये ग्राफ का ये पार्ट, ये जो ग्राफ को मैंने इक्वेशन लिखा है, ये 1/n की जगह 1 लिखा है, ये इसी भाग को रिप्रेजेंट कैसे करता है, अभी देख लेते हैं। देखो क्या, ये सरल रेखा का समीकरण है। बेटा p की वैल्यू बढ़ाओगे, p की वैल्यू मैंने 1 कर दी। जब मैंने p की वैल्यू 1 कर दी तो बेटा x/m की वैल्यू कितनी हो गई, k। मतलब मैंने p की वैल्यू भी 1 रखी, तो x/m की वैल्यू k। फिर मैंने p की वैल्यू को बढ़ा दिया, 2 कर दिया। अगर बेटा मैं 2 रख दूंगा तो x/m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। p की वैल्यू 1 थी तो 1k, p की वैल्यू मैंने 2 की तो 2k, और p की वैल्यू मैं 3 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, x/m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3k। अभी क्या सोचते हो, p की भी वैल्यू बढ़ रही है और k की भी वैल्यू बढ़ रही है। सबसे अच्छी बात क्या है, सेम रेशियो पर बढ़ रही है। सेम रेशियो इस बात को बताता है, अगर रेशियो चेंज नहीं हो, रेशियो का मतलब है अगर मैंने इसको 2 गुना किया तो ये भी 2 गुना हो गया, 2k हो गया। मैंने 1 था, मैंने इसको 3 गुना करके 3 कर दिया प्रेशर, तो बेटा k की भी, x/m की वैल्यू जो k थी वो 3k हो गई। अर्थात एक समान अनुपात में बढ़ रहा है, और समान अनुपात में इस बात को बताता है कि जो ग्राफ है वो सीधी कैसी होगा, रेखा ही होगा। अगर समान अनुपात में नहीं बढ़ता, समान अनुपात में नहीं बढ़ता तो फिर ग्राफ सीधी रेखा ना आता। अब कहते सर जी समान अनुपात में नहीं बढ़ता, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता अगर मैं p की वैल्यू 2 गुना कर देता और x/m की वैल्यू 4 गुना हो जाती, तो क्या ये समान अनुपात में बढ़ रहा है, नहीं, p तो आप दुगना ही कर रहे हो ना, तो x/m की वैल्यू 4 गुना, इसका मतलब ये समान अनुपात में नहीं है, ये तो स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ता चला जा रहा है लगातार। समान अनुपात का मतलब होता है अगर आप एक वैल्यू को 2 गुना करते हो, दूसरी भी वैल्यू कितने गुना हो जाती है, 2 गुना। एक वैल्यू को 3 गुना करके ले जाते हो, दूसरा वैल्यू भी 3 गुना। अगर किसी एक वैल्यू को आप 4 गुना कर देते हो तो दूसरी भी वैल्यू कितने गुना हो जाती है, 4 गुना। आप यहां पर p की वैल्यू को चेंज करते रखिए, आप देखोगे x/m की वैल्यू भी उसी रेशियो में बढ़ती चली जा रही। तो अगर कोई मुझसे कहेगा कि निम्न दाब पर फ्रेंडलिक इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, हम उसको तुरंत बताएंगे कि निम्न दाब पर बस आपको कुछ भी नहीं करना है, 1/n की वैल्यू कितनी रख लेनी है, 1। कभी कभी लोगों का ऐसा भी मानना होता है, जैसे बुक वगैरह में छप के आ जाता है 1, हमने लिख दिया 1/n की वैल्यू 1 रख लेना है, और कहीं कहीं किताबों में ऑप्शन में क्या लिखा है कि n की वैल्यू को 1 रखना है। तुम लोगों को क्या लगता है इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 रखें या 1/n की वैल्यू रखें 1, क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। n का भी वैल्यू 1 रखोगे, 1 से 1 को कैंसिल करोगे 1 ही आएगा, तो उस बात से परेशान ना होना। तो अब हम क्या लिखेंगे, इस बात को क्या बताएंगे, क्या कि निम्न दाब पर जो गैसीय समीकरण होता है, या सॉरी ये जो अधिशोषण का समीकरण है, ये एक कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसमें दाब के मान के बढ़ने पर x/m की भी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती थी। अभी क्या था, दाब की वैल्यू बढ़ जाती थी,
एक्स बाई एम की वैल्यू नहीं बढ़ती थी। ये पार्ट कौन सा रहेगा, ए या बी या सी आपके हिसाब से? ए वाला पार्ट। तो इस बात को थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा। लिखते हैं, क्या लिखेंगे? निम्न दाब पर फ्रेंडलिक समीकरण एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है जिसका समीकरण x बाई एम इज इक्वल टू के पी टू दी पावर 1 के रूप में होता है। इस भाग पर दाब और अधिशोषण की मात्रा अर्थात x बाई एम, अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा को कैसे लिखा है बेटा हम लोगों ने? x बाई एम समान अनुपात में बढ़ता है। समान अनुपात में बढ़ता है। तो मैंने इस बात को बताया भी कि अगर आप निम्न दाब पर गैस के इस अधिशोषण के इस समीकरण को देखोगे तो इस समीकरण से या पार्ट ग्राफ के इस पार्ट से आपको ये दिखेगा कि जितने रेशियो में प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं लगभग उतने ही रेशियो में एक्स बाई एम की भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट भाग आता है तब जिसके लिए फ्रेडरिक इक्वेशन की पावर 1 बाई एन रखी गई। वो भाग है कौन सा? पार्ट बी। अच्छा, मैं क्या सोचता हूं, ये हाई प्रेशर पर था सी वाला भाग जिसको आपने सबसे पहले बताया, ए वाला पार्ट सबसे कम दाब पर था, ये बी वाला पार्ट कौन से प्रेशर को इफेक्ट करता है? मध्यम दाब पर। तो मैं चेक करूंगा कि मध्यम दाब पर ग्राफ को कैसे हम लोग समझें। मध्यम दाब पर हेडिंग तो भैया पड़ गई मध्यम दाब पर। अब मध्यम दाब पर इस बात को ध्यान दे, देखो इसको कैसे चेक करते हैं। मैं क्या सोचता हूं, मध्यम दाब पर पार्ट बी जो यहां से स्टार्ट यहां से यहां तक है, ये वाला ग्राफ। अभी मैं क्या देखता हूं, मैं आपसे पूछूंगा बेटा ये बी वाला पार्ट केवल देखो, बी वाले पार्ट यहां से यहां तक जाने पर क्या प्रेशर बढ़ा? कहोगे सर जी मैं इस पार्ट पे देख रहा प्रेशर यहां था, अब मैं बी पर जैसे ही इस किनारे पर पहुंचा तो प्रेशर यहां पहुंच गया, अर्थात प्रेशर क्या हुआ है? बढ़ा है। कोई पूछे कितना प्रेशर बढ़ा है, तो मैं यहां से थोड़ा सा आपको इंडिकेट करता हूं, यहां से यहां तक का प्रेशर बढ़ा है। अभी किसी बच्चे ने पूछा सर जी क्या बी में केवल बी वाले भाग पर प्रेशर केवल बढ़ रहा था और अन्य कुछ भी नहीं बढ़ रहा था? मैंने उसको तुरंत बोला नहीं बेटा, बी तो बढ़ ही रहा था और भी वैल्यू बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी? एक्स बाई एम भी बढ़ रहा था। अच्छा सोचो, बी वाला भाग यहां से यहां तक है ना, पूछेगा एक्स बाई एम की वैल्यू कितनी बढ़े? यहां से देखो एक्स बाई एम यहां पर होना चाहिए और बी के इस पॉइंट पर एक्स बाई एम कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए। अर्थात मैं क्या सोचता हूं, ए से इस बी पॉइंट तक पहुंचने में प्रेशर भी बढ़ा है और एक्स बाई एम की भी वैल्यू क्या हुई है? बढ़ी है। दोनों बढ़े हुए हैं। लेकिन इस बार बढ़ने का क्रम रहा कैसा है? इस बार बढ़ने का क्रम रहा है अनिश्चित अनुपात। अभी क्या था? निश्चित अनुपात था, स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। अगर बेटा सोचो अगर निश्चित अनुपात मिलता तो फिर से स्ट्रेट लाइन आती। यहां कर्व क्यों हुआ? क्योंकि कर्व इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रेशर का इफेक्ट था वो अधिशोषण की मात्रा पर निश्चित अनुपात में इफेक्ट नहीं डाल रहा था। या तो आप प्रेशर को अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ा रहे थे और अधिशोषण में वृद्धि कम हो रही थी, या आप अपेक्षाकृत प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा रहे थे और अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि कैसी हो रही थी? ज्यादा हो रही थी।
किस टाइप की वृद्धि हो रही थी? वो वाली वृद्धि हो रही थी कि आप प्रेशर केवल 2 गुना कर रहे थे, लेकिन हो सकता है अधिशोषण 4 गुना बढ़ रहा हो। आप प्रेशर केवल 3 गुना कर रहे थे, लेकिन हो सकता है अधिशोषण 9 गुना हो जाता हो। आप प्रेशर केवल 4 गुना कर रहे थे, हो सकता है अधिशोषण 16 गुना बढ़ जाता हो। अर्थात मैं क्या सोचता हूं ऐसी सिचुएशन पे, प्रेशर और x बाई एम की वैल्यू दोनों एक निश्चित अनुपात में नहीं बढ़ रहे थे। कोई वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही थी तो कोई वैल्यू कैसी बढ़ रही थी? बहुत धीमी। और उस समय के लिए अगर कोई हमसे पूछेगा कि क्या होता है फ्रेंडलिक इक्वेशन, हम उसको बताएंगे उस समय के लिए फ्रेंडलिक इक्वेशन होता है k p टू दी पावर 1 बाई n। आप कहोगे सर जी इसमें 1 बाई n क्यों लिख दिया? बेटा सोचने वाली बात है, अगर मैं इस पावर को 0 कर देता तो भी मैं क्या बोलता? ये निश्चित रेखा के लिए ग्राफ है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ होता। मैं पावर यहां 1 भी लिखा रहने देता, ये भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, क्योंकि निश्चित रेशियो में बढ़ रहे थे होते दोनों, वैल्यू p बढ़ता और उसी अनुपात में बढ़ता है x बाई एम। इसलिए मैंने इस बार कितना लिखा? 1 बाई n। n क्यों लिखा? कि पावर कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 2 हो, लेकिन 1 नहीं हो सकती और इन्फिनिटी नहीं हो सकती, 2 पावर नहीं हो सकती, क्योंकि 1 अगर पावर हो गई तो बेटा ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर प्रेशर इन्फिनिटी कर दिया तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? कहां गया? ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो वैल्यू किसके किसके बीच में होगी? 1 और इन्फिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू आ सकती है। किसकी वैल्यू? n की। तो मैंने इस बार क्या किया कि मुझे 1 से इन्फिनिटी की बहुत सारी वैल्यू मिल रही थी। अभी प्रॉब्लम इस बात की, 1 और इन्फिनिटी के बीच अगर बहुत सारी वैल्यू बन रही, आप ना तो 1 को लिख सकते हो ना इन्फिनिटी को लिख सकते हो, इसके बीच की सारी वैल्यू लिख सकते हो ना। अब मैं किसको लिखूं? मैं 2 लिखूं, 3 लिखूं, 5 लिखूं? मैं 2 लिखता हूं, 3 4 5 छूट जाता है। 4 लिखता हूं, 6 7 8 9 बहुत सारी वैल्यू छूट जाती हैं। तो मैंने क्या किया, इन सब के लिए मैं क्या 4 भी लिख देता, 3 भी लिख देता, 2 भी लिख देता, 6 भी लिख देता, और इसे लिखें क्या? तो मैंने क्या लिख रखा है? n। मैंने कहा अगर हम 6 लिखते आप कह रहे सर जी 5 छूट रहा है। मैं कहता 7 लिख देता, आप कह रहे सर जी 6 छूट रहा है। तो मैंने कितनी पावर लिखी? n पावर लिख दी। और उस समय ग्राफ ये ऐसा ही रहता है। हम अगर कोई पूछेंगे भी ग्राफ इस समय कैसा रहता है, तो मैं क्या बोलता हूं, ऐसी सिचुएशन पर प्रेशर की भी वैल्यू बढ़ती है, जिससे x बाई एम की भी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन इन दोनों के बढ़ने का अनुपात निश्चित होता है कि नहीं होता है? आप बताओगे निश्चित नहीं। बढ़ते दोनों हैं, ये भी ठीक है, लेकिन क्या उनके बढ़ने का अनुपात फिक्स है, निश्चित है? क्योंकि निश्चित अनुपात में नहीं बढ़ते हैं और निश्चित अनुपात में। अच्छा वैसे मैं अगर पूछता है आपसे कि निश्चित अनुपात में बढ़ता है, क्या बताते कि इसमें से क्या है? तो बताते कि सर जी अगर निश्चित अनुपात में बढ़ रहा होता तो फिर ग्राफ कैसा आता? स्ट्रेट लाइन आता। तो मैं इस बात को बताता हूं क्या कि यहां का मतलब है इस भाग पर x बाई एम तथा p के बढ़ने का अनुपात निश्चित होता है, लिख दिया जाए कि निश्चित नहीं होता, नहीं होता। तो बेटा ये ग्राफ का फ्रेंडली इक्वेशन का ग्राफ है। अभी एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे, इसी फ्रेंडली इक्वेशन को अभी और भी चेंज करेंगे, लॉगरिथम्स फॉर्म में निकालेंगे, इसके फॉर्मूले को हल करेंगे और फिर उसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे। देखो तो अब पढ़ते हैं फ्रेंडली इक्वेशन के इक्वेशन को ही और उसके ग्राफ को, लेकिन लॉगरिथम्स फॉर्म में। तो बेटा लॉगरिथम्स फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले हमें फ्रेंडली इक्वेशन ही आना चाहिए। तो फ्रेंडली इक्वेशन क्या था? x बाई एम इज इक्वल टू के पी इंटू 1 बाई पावर n 1 बाई n, ये तो था। अब क्या कहता है? कहता है कि हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन अब हमें ग्राफ खींचना है x बाई एम की लघुगणक मान पर और ग्राफ खींचना है हमें p के लघुगणक मान पर। तो क्योंकि ये तो सिंपल वैल्यू थी, अगर मैं लघुगणकीय मान को अगर पर ग्राफ खींचना चाहूं तो मुझे सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए? लॉग ले लेना चाहिए दोनों पक्षों में। अगर मैं इसको लघुगणकीय फॉर्म में बदलूंगा, लॉग ले लूंगा, तो बेटा ये वाला वैल्यू हो जाएगा लॉग x बाई एम इज इक्वल टू, अगर मैं इसको देखता हूं तो लॉग के पी टू दी पावर 1 बाई n। अब क्योंकि जो बच्चे मैथ लिए हैं उनके लिए तो ये आसान है बेटा लॉग, हाँ ये वैसे एक फॉर्मूला होता है लॉग m अपॉन n का लॉग m माइनस लॉग n, लेकिन क्योंकि मुझे लघुगणकीय वैल्यू x बाई m पर खींचना है, हम इस पर फॉर्मूला लगाएंगे, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट नंबर इसको ध्यान दे तो बेटा ये इनटू एक फॉर्मूला लगाता आता है लॉग m इंटू n।
log m प्लस log n। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो log m की वैल्यू है k प्लस log n की वैल्यू देखेंगे तो log n की वैल्यू है p टू दी पावर 1 बाई n। तभी एक और इसको पहले लाइन को लिख लेते हैं, log x बाई m इज इक्वल टू, बेटा log k को यहां लिखा रहने दो, चाहो तो लास्ट में लिख लो। कभी कभी क्या होता है बच्चा कंफ्यूज है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं log की वैल्यू k की वैल्यू सबसे लास्ट में कर देता हूं। किसी किसी को इस चीज से भी प्रॉब्लम होती है क्या, कि मैं बताता हूं किस चीज से प्रॉब्लम होती है। पहले इसको हल करते हैं बेटा। अगर यहां पर चेक करोगे तो ये एक फॉर्मूला बना लॉगरिथम्स पर ही कि log m टू दी पावर n, तो फॉर्मूला होता है ये 1 अपॉन n कहां जाता है आगे, तो ये बनता क्या है 1 बाई n log m, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को मैं देखता हूं, इस पूरी लाइन को अगर मैं कवर करूं, कहता है अब मुझे log x बाई m भी मिल गया, अर्थात x बाई m की लॉगरिथम्स वैल्यू मिल गई। अगर मैं यहां देखता हूं तो मुझे दाब की भी, प्रेशर की भी लॉगरिथम्स वैल्यू मिल गई। अब क्योंकि मुझे वही बता रहा था कि एक इक्वेशन और ड्रॉ की जा सकती है जब x बाई m की भी लॉगरिथम्स वैल्यू के मध्य और p की भी लॉगरिथम्स वैल्यू के मध्य। अब क्योंकि मुझे log p भी मिल गया, अर्थात p की भी लॉगरिथम्स वैल्यू मिल गई है, और मुझे x बाई m की भी लॉगरिथम्स वैल्यू मिल गई है, अब मैं इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये फॉर्मूला एक इक्वेशन से मिल रहा है, पहले मैं लिख के दिखाता हूं। बेटा एक इक्वेशन सुना होगा तुमने, y बराबर mx प्लस c। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, फिर कोई कहेगा सर जी ग्राफ खींचे, तो बेटा हम ग्राफ खींचते हैं इस साइड पे देखो। हालांकि ये ग्राफ पुराना वाला है, चाहे तो इसको मिटा भी सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको मिटा सकते हैं, तो हम चाहें तो यहीं पे दूसरा ग्राफ बना भी सकते हैं, चाहे जो कुछ करें। ये हो गया। अब फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हुई कि x अक्ष पर किसको स्थान दें और y अक्ष पर, तो बेटा अगर y बराबर है x प्लस c को पहचानते हो तो y अक्ष पर किसको वैल्यू देना चाहिए, log x बाई m। ये ध्यान रखना है, ये x बाई m की वैल्यू नहीं है, ये है log x बाई m। ये ध्यान रखना इस बात को, कोई व्यक्ति ऐसा मत सोचना है x बाई m की वैल्यू के लिए ग्राफ है ना भैया, ये log x बाई m की वैल्यू का ग्राफ है। अभी ध्यान देने वाली बात, अगर ये y अक्ष को रिप्रेजेंट करता तो x अक्ष को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भैया log p को मैं कहां रख दूंगा, x अक्ष पे। अच्छा, इस एरो का मतलब समझ गए ना कि उधर भी ले जाने पर log p की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब अच्छा, सबसे बड़ी बात ही मैं बताऊं, अब ऐसे मैं मैथ का टीचर तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक इक्वेशन लिख के दिखाते हैं। अगर एक इक्वेशन होती y इज इक्वल टू mx प्लस 3 या 4x प्लस 3, ऐसा कुछ इक्वेशन लिखा होता, आज से पूछा था सर जी इसको ग्राफ पर कहते हैं, इस ग्राफ को ड्रॉ कर दो, आप क्या करते, आप ग्राफ ड्रॉ करते, और x अक्ष पे तो छोड़ ही देते, आप पहले क्या बोलते, कहते y अक्ष में कितने यूनिट दूरी चल रही, इकाई दूरी 3, ग्राफ को यहां से ड्रॉ करो। अब ग्राफ को यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करते, पूछता क्यों ग्राफ को यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करते, कहते सर जी c की वैल्यू कितनी है, 3 है, c की वैल्यू 3 है, अर्थात c को क्या कहते हैं, y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की माप। अर्थात जब लाइन y अक्ष को काटेगी तो कितने यूनिट की दूरी पर काटेगी, 3 यूनिट की दूरी पर काटेगी। अच्छा, यही अगर लिखा होता, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन किए देता हूँ, यहां पर 5 लिखा होता, आपको क्या रहता, y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप कितनी है, 5। अर्थात जब भी कोई लाइन ड्रॉ की जाएगी, कैसे भी लाइन ड्रॉ की जाए, ये लाइन ऐसे ड्रॉ की जाए, ऐसे ड्रॉ की जाए, ऐसे कहीं भी ड्रॉ की जाए, लेकिन y अक्ष पर कितने इकाई के अंतःखंड को काटेगा, 5 इकाई या 5 यूनिट डिस्टेंस पर कवर काटेगा ग्राफ को। अच्छा, मैं क्या सोचता हूं, आप लोगों से एक बात पूछते हैं, ये ग्राफ खींचा 1 2 3 4, अगर कोई ग्राफ यहां से ड्रॉ किया जाता है, अर्थात y अक्ष पर इस लाइन ने y अक्ष को 4 यूनिट इकाई पर क्या है, काटा है, अर्थात मैं पूछूंगा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की माप क्या है, 4। सोचने वाली बात है, अगर आप उतनी इक्वेशंस को वहां पहचान सकते हो, तो बेटा मैं पूछूंगा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की माप क्या है इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की माप क्या है, log k। अच्छा, ये log k कहां होगा, x अक्ष पे होगा कि y अक्ष पे होगा, y, क्योंकि y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की माप है, तो मैंने माना कि ये log k है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, log k, ठीक है। ग्राफ यहां पर काटेगा y अक्ष को,
अब वाइज पर ग्राफ यहां काटने को तीन चीजें हो सकती थी। इसमें से तीन चीजें क्या हो सकती हैं? या तो ग्राफ इस दिशा में जाएगा ऊपर की ओर, या तो स्ट्रेट में आ जाएगा बेटा, या तो कहां आ जाएगा? नीचे की ओर। क्योंकि मुझे साफ अक्षरों में यह बात पता है कि अगर मैं p की वैल्यू को घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा तो p की वैल्यू के चेंज होने पर log p चेंज होगा, और log p के चेंज होने पर log x बाई m की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसलिए ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन आनी तो असंभव हो गई। या तो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, या तो ग्राफ कहां की ओर आ रहा है? नीचे की ओर। तो उसका भी एक डेटा नियम है, अगर प्रवणता 1/n की वैल्यू निगेटिव आती है तो ग्राफ कहां की ओर जाता है? नीचे की ओर। और 1/n की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ग्राफ कहां की ओर जाता है? ऊपर की ओर। लेकिन क्योंकि इस इक्वेशन में 1/n को अगर मैं देखता हूं इसके पहले कुछ भी नहीं लिखा है, हम कौन सा निशान मानते हैं? प्लस। हम कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रहा है इसलिए तो कुछ नहीं लगा हुआ है। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है मैं ग्राफ यहीं से ड्रॉ करूंगा। और कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे? क्योंकि y बराबर mx प्लस c सरल रेखा का समीकरण होता है। ग्राफ भी एक प्रकार की क्या होनी चाहिए? सरल रेखा। तो बेटा वहां से ग्राफ करना ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा और ये सरल रेखा बनाऊंगा। ध्यान रखने वाली बात है, यहां ग्राफ कर्व कर दिया तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन मैच कर रहा है वो रेखा के समीकरण से मैच कर रहा है। तो अब सरल रेखा ही प्राप्त होनी चाहिए। वो बनावट में मेरा ग्राफ बीच में झूल गया हल्का सा, इसको बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। अब ये बढ़िया दिख रहा है। हाँ, एक चीज और पूछेगा, इस ग्राफ को बना तो डाला, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस ग्राफ की प्रवणता को बता सके? प्रवणता क्या होती है? m। ध्यान से देखो बेटा, y की वैल्यू log x बाई m, x की वैल्यू log p, तो m की वैल्यू 1/n, अर्थात इस रेखा की जो प्रवणता है, या प्रवणता को बेटा एक और नाम से जानते हो, ढाल, वो कितनी है? ढाल बराबर 1/n। तो अगर रेखा के लिए कहेगा तो हम ऐसा भी खींच सकते हैं। तो देखो फ्रेंडली इक्वेशन को एक नॉर्मली ग्राफ ड्रॉ किया x बाई m और p के बीच, और दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया गया x बाई m की लॉगरिथम्स वैल्यू और p की लॉगरिथम्स वैल्यू के बीच। इन दोनों ग्राफ को आप तैयार रखें फ्रेंडली इक्वेशन पर। तो एक काम कर सकते हैं, इसको भी नोट कर सकते हैं, फिर बाकी की चीजें पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।